नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। मैं अशोक जांगेड़ एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेड। लिटरेचर में बैलेड की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। बैलेड जब हम पढ़ेंगे तो हम इसका ओरिजिन भी जानेंगे, इसकी जो पॉपुलर थीम्स, जी हाँ, ओरिजिन पॉपुलर थीम्स क्या रही हैं, और इसकी राइम एंड स्टेंजा, और इनके अलावा बैलेड जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ बैलेड जो हैं, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जो बैलेड है उसके ओरिजिन की जरूर बात करेंगे। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके ओरिजिन की। ओरिजिन। तो दोस्तों देखिए, बैलेड जो शब्द है एक्चुअल में इसका जो मीनिंग होता है, पहले हम उस पे चलते हैं। और मीनिंग भी कैसा, जो शाब्दिक अर्थ निकलता है, जो लिटरल मीनिंग निकलता है, उस पे हम बात करते हैं। तो लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग निकलता है ए डांस सॉन्ग। जी हाँ, बैलेड का मतलब क्या हो गया, अ डांस सॉन्ग। क्लियर, ए डांस सॉन्ग, ये इसका मीनिंग निकलता है। अब डांस का मतलब क्या होता है, नृत्य होता है। सॉन्ग का मतलब क्या होता है, गीत जिसे आप गाते हैं, और गाते हैं तो सहायता किसकी लेते हैं, संगीत की। तो यहाँ पर गीत भी है, संगीत भी है, और नृत्य भी है, और साथ साथ में यहाँ पर कहानी भी कही जा रही है। क्लियर। तो खैर, पहले शाब्दिक जो परिभाषा निकल के आ रही है, हम उसकी बात करते हैं। तो बैलेड जो शब्द है उसका लिटरल मीनिंग क्या हो गया, अ डांस सॉन्ग। अब जैसे ही आपने देखा कि यहां पर शब्द क्या है, डांस। अब डांस कौन करेंगे भैया, डांसर्स। फिर आपके सामने क्या निकल करके आया, सॉन्ग। ठीक है, सॉन्ग का मतलब गीत, दैट मीन्स अ शॉर्ट ऑफ लिरिक, शॉर्ट ऑफ लिरिक है। ठीक है, तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि बैलेड क्या है, बैलेड एक ऐसा गीत है, ऐसा सॉन्ग है जिसे जब गाया जाता है तो साथ में नृत्य भी किया जाता है। क्लियर। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बैलेड जो है एक लिरिक का ही टाइप है, टाइप ऑफ लिरिक है। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में। यहां पर एक चीज आप गौर करिएगा, देखिएगा कि यहां पर पुराने जमाने में हार्प और फिडल, जी हां, हार्प और फिडल नाम के वाद्य यंत्र हुआ करते थे। उनके सहारे यहां पर बैलेड को गाया जाता था, प्रस्तुत किया जाता था। तो ओरिजिनली इट वॉज अ सॉन्ग और कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स संग बाई वॉन्डरिंग सिंगर्स फ्रॉम विलेज टू विलेज। अर्थात बैलेड क्या है, एक गीत है या गीतों का समूह है जिसे गांव गांव घूम घूम करके ये जो घुमक्कड़ जो लोग होते हैं, ये क्या करते थे, गाते थे, नाचते थे। और हार्प और फिडल नामक जो वाद्य यंत्र है, उनकी सहायता से ये सब किया करते थे। तो मोटी मोटी जो बातें निकल करके आ रही हैं उनको यहां अपन रख लेते हैं। सबसे पहला बिंदु ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका एक डांस सॉन्ग हो गया। ठीक है, अ डांस सॉन्ग, पहली बात। ठीक है, दूसरा, इसमें जो घुमक्कड़ वॉन्डरिंग सिंगर्स, घुमक्कड़ जो गायक हैं वो इसे गाया करते थे। ठीक है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम विलेज टू विलेज, फ्रॉम हैमलेट टू हैमलेट, ढाणी ढाणी, गांव गांव, जगह जगह घूम घूम करके गाया करते थे। ठीक है, फिर और इन दी accompaniment
ऑफ हार्प और फिडल। ठीक है, हार्प या फिडल नाम का जो वाद्य यंत्र है उसकी सहायता से क्या करते थे, इसको गाते थे। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हार्प या फिडल ये क्या है। हार्प जो है, मैं एक कैरिकेचर बनाने की कोशिश करता हूं। इस तरह किसी एक डी जैसी कुछ आकृति होती है और यहां पर कुछ वायरिंग्स होती है इनके बीच में, ऐसा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हार्प कहलाता है। फिडल जो है, यहां पर मुझे तस्वीर बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिडल जो है ये वॉयलिन जो होता है, वॉयलिन जैसा, वो एग्जैक्टली वॉयलिन नहीं होता, लेकिन वॉयलिन जैसा ही एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो ये जैसे इंग्लिश लिटरेचर की अभी अपन बात कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर के अलावा भी अन्य और जो साहित्य हैं वहां पर भी बैलेड अन्य रूपों में आपको मिल जाता है। जैसे हमारी संस्कृति में, राजस्थान की संस्कृति में आप उठा करके देखें तो हमारे यहाँ जो भोपे जो होते हैं उनको देखा होगा आपने कई बार। ठीक है, वो रावण हत्था या ऐसे कुछ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और कई बार तो 2-4 पत्थर हाथ में रखते हैं और पत्थरों को टकरा करके म्यूजिक क्रिएट करते हैं और साथ में क्या करते हैं, कुछ गीत गाते हैं। और उन गीतों के रूप में क्या रहती है, कोई कथा, कोई कहानी इनमें छुपी रहती है, कभी पाबू जी की, कभी तेजा जी की, कभी महाराणा प्रताप की, कभी सती अनुसुईया की। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक बैलेड का ही एक फॉर्म है। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर बैलेड क्या है, ए डांस सॉन्ग है, अर्थात इसमें डांसर्स भी होंगे, गीत भी है और संगीत भी है। संगीत के लिए यहां पर आपको हार्प और फिडल, इस पर भी एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि बैलेड जो है उसको जब गाया जाता है वॉन्डरिंग सिंगर्स के द्वारा, तब कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो काम में लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हार्प या फिडल, इसको यहां पर काम में लिया जाता है। अब ये इनकी आय का देखिए मुख्य स्रोत हुआ करता था। ये वो लोग होते थे जिनके पास कमाई का कोई और जरिया नहीं होता था, तो ये क्या करते थे, ऐसे ही बैलेड जो है गा करके अपना गुजारा करते थे। ठीक है, लोगों को पसंद आता तो फिर लोग इनको कुछ पैसे दे देते थे और इस तरह से इनकी कमाई जो है हो जाती थी। अब ये जो गायक जो होते हैं, ये एक गायक और एक डांसर भी हो सकता था, एक सिंगर और एक डांसर। इनसे इनकी संख्या जो है वो ज़्यादा भी हो सकती थी। संख्या का कोई विवाद नहीं है कि इतनी संख्या होनी चाहिए थी। ठीक है, और कई कई बार तो इनके साथ में ये जो ट्राइबल डांसर्स होते हैं ये भी साथ हो लेते थे, इनकी मंडली हो जाती थी, इनका ग्रुप बन जाता था। ठीक है, लोग इनको आमंत्रित भी करते थे अपने फार्म हाउस के ऊपर या अपने गांव के अंदर। ठीक है, वहाँ पर ये इकट्ठे हो जाते थे और लोग जो है मनोरंजन के लिए वहाँ पर जुट जाती इनकी भीड़, और फिर सामूहिक रूप से सिंगर्स और डांसर्स जो है अपनी परफॉर्मेंस देते बैलेड के तौर पे, और फिर लोग इनको क्या करते थे, भुगतान करते थे। इस तरह से ये इनकी कमाई का साधन हुआ करता था। क्लियर? तो अब बैलेड की मोटी मोटी डेफिनेशन क्या निकल करके सामने आती है। तो बैलेड जो है वो क्या है, एक पोएम है। ठीक है, यह एक गीत है, लेकिन कैसी पोएम है, ये एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम का मतलब क्या हो गया, कथात्मक कविता है, अर्थात एक ऐसी कविता जिसके अंदर एक कहानी कही जा रही है, या यूं कह लीजिए कि एक कहानी कही जा रही है कविता के माध्यम से। क्लियर? तो आपका बैलेड एक्चुअल में क्या है, अ नैरेटिव पोयम। ठीक, अब इसमें कहानी कही जाती है कविता के माध्यम से। क्लियर है? ठीक है, रिदमिक लैंग्वेज इसमें पक्की होगी क्योंकि संगीत का सहारा लिया जा रहा है। जब आप संगीत का सहारा ले रहे हैं तो उसमें रिदम का होना अवश्यंभावी हो जाता है। तो इसमें जो लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है, रिदमिक होती है। स्टेंजा की भी मैं बात करूंगा। क्लियर? चलिए, लेकिन स्टेंजा पे जाने से पहले मैं इसकी जो पॉपुलर थीम्स है उनकी मैं जरूर बात करूंगा। पॉपुलर थीम्स का कुछ यूं है कि ये जो लोग
जो कि दूसरों की गाथा गा करके अपना जीवन यापन करते थे बैलेड के माध्यम से। अब ये कोई खुद की कहानी तो लिखेंगे नहीं, खुद के बारे में तो लिखेंगे नहीं। अब खुद के बारे में मतलब साहित्य के अंदर इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव लिटरेचर। पोएम से रिलेट कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव पोएट्री। तो बैलेड जो है कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की कहानी यार कौन सुनेगा। तो फिर किसकी कहानी लेकर के आते थे? जिस इलाके में लोग रहते थे उस इलाके में कभी कोई महान व्यक्ति हुआ होगा। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में महाराणा प्रताप से बड़ा कौन सा फिगर है भाई? ठीक है, अब महाराणा प्रताप की कोई गाथाएं सुनाता हो तो आप बड़े चाव से सुनेंगे। तो उसी तरह से ये लोग क्या करते हैं, किसी महान व्यक्तित्व की गाथा जो है उसको काव्य के सहारे सुनाते हैं, और यही क्या था, बैलेड था। तो पॉपुलर थीम की हम बात कर रहे हैं तो एक बात तो यहां पर ये निकल करके आती है, यहां पर ये इम्पर्सनल होते हैं इन ट्रीटमेंट। कभी भी बैलेड क्या नहीं हो सकते, सब्जेक्टिव पोएट्री का पार्ट नहीं हो सकते, ऑब्जेक्टिव पोएट्री के पार्ट होंगे, अर्थात इम्पर्सनल होंगे। अपने स्वयं के बारे में, पर्सनल के बारे में बात नहीं करेंगे। तो पर्सनल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो क्या होंगे, इम्पर्सनल। क्लियर? अब चलिए इनकी थीम की बात करते हैं। तो थीम कोई इनकी कोई डिसाइडेड नहीं थी, विषय वस्तु जो है, थीम जो है वो पूर्व कोई निर्धारित नहीं थी। लेकिन आमतौर पर यह देखा गया कि जो बहादुरी भरे कार्य हैं, वीरतापूर्वक या वीरतापूर्ण जो कारनामे हैं, किनके, लीजेंडरी हीरोज के, नाइट्स के, ठीक है, उनका महिमा मंडन, उनका ग्लोरिफिकेशन जो है वो प्राय किस में किया जाता था, बैलेट्स में किया जाता था। तो मैं एक अगली स्लाइड पे ले चलता हूं आपको। हेडिंग ले लेते हैं वहां पे और इनको बिंदुओं के तौर पे लिखते हैं। पॉपुलर थीम्स, पॉपुलर थीम्स। तो पॉपुलर थीम्स की बात करें तो क्या होता था, ये ग्लोरीफाई करते थे द ब्रेव डीड्स एंड हीरोइक एक्सप्लॉइट्स ऑफ लीजेंडरी हीरोज एंड नाइट्स। ठीक है, तो निश्चित कोई थीम नहीं थी, लेकिन प्रायः जो बड़े बड़े जो फिगर होते थे, बड़े बड़े जो योद्धा होते थे, ठीक है, उनका महिमा बंटन इनमें अक्सर किया जाता था। इनके अलावा एडवेंचर्स, बैटल्स यानी युद्ध, ठीक है, और जो नेचुरल कैलामिटीज है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनकी कहानियां जो हैं वो भी पॉपुलर थीम्स बन जाती थी बैलेड की। और बैलेड जो है पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से प्रसारित होते रहते थे। ठीक है, तो ये बिंदु मैं यहां पर लिख देता हूं आपको पहले। पॉपुलर थीम्स की बात करें, नो सेट थीम्स, अर्थात कोई निश्चित थीम नहीं थी, है ना। तो फिर यूजुअली ग्लोरीफाई the brave deeds of legendary heroes and knights, अर्थात जो बहादुर योद्धा हैं, शूरवीर हैं, उनके जो ब्रेव डीड्स हैं उनको अक्सर ग्लोरीफाई किया जाता रहा है। किसमें? बैलेड्स में। इसके अलावा इनकी थीम की बात करें तो जो एडवेंचरस स्टोरीज हैं, बैटल स्टोरीज हैं, या स्टोरीज रिलेटेड टू नेचुरल कैलामिटीज हैं, अर्थात प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी कहानियां हैं, ये भी पॉपुलर थीम्स के रूप में हमारे सामने आती हैं। तो अगले बिंदु के तौर पे इसको मैं जगह दे देता हूं यहां पे।
एडवेंचर्स, बैटल्स अर्थात लड़ाइयां, एंड नेचुरल कैलेमिटीज अर्थात जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल जो कैलेमिटीज हैं, ठीक है, उनको इसमें शामिल किया जाता रहा है। कैलेमिटीज, ये लीजिए, तो इनको इसमें शामिल किया जाता रहा है। क्लियर। अब यहां पर एम.एच. एब्राम्स, जिनकी एक बहुत ही अच्छी पुस्तक चलती है लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर, एम.एच. एब्राम्स एक बहुत बड़ा नाम है साहित्य के क्षेत्र में। जो स्टूडेंट इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता है वो एम.एच. एब्राम्स से परिचित ना हो ऐसा संभव नहीं है। तो उन्हीं एम.एच. एब्राम्स महोदय का एक कोटेशन जो है, एक कही गई उनकी एक बात है बैलेड के संदर्भ में, वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इंग्लिश में बोल देता हूं उनके लिए। उन्होंने कहा कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी द ओरिजिनल वर्जन वाज कंपोज्ड बाय ए सिंगल ऑथर। उन्होंने कहा कि इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि जो ओरिजिनल वर्जन लिखा गया बैलेड का, ठीक है, वो किसी सिंगल ऑथर के द्वारा लिखा गया होगा। अर्थात इसका जो मूल संस्करण है उसकी रचना जो है किसी एक ही लेखक ने करी होगी, बट ही इज अननोन, लेकिन वो लेखक जिसने रचना करी वो अज्ञात है। एंड सिंस ईच सिंगर हु लर्न्स द बैलेड बाय वर्ड ऑफ माउथ, और चूंकि प्रत्येक सिंगर जो कि मौखिक रूप से बैलेड सीखता है, यानी बैलेड किसी ने लिखा फिर उसने गाना प्रारंभ किया होगा, ठीक है, किसी और व्यक्ति ने सुनकर के उसको सीखा मौखिक रूप से, ठीक है, इज एप्ट टू इंट्रोड्यूस चेंजेस बोथ इन द टेक्स्ट एंड द ट्यून। अर्थात जिस व्यक्ति ने इसको सुनकर के सीखा है वह उसके टेक्स्ट और ट्यून दोनों में ही क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार से एक लोकप्रिय बैलेड जो है उसके कई रूप जो आपके सामने मौजूद हो सकते हैं। वो कहना क्या चाहते हैं उस बात को सुनिएगा ध्यान से। वो ये कहना चाह रहे हैं कि बैलेड जो है पुराने जमाने में किसी व्यक्ति ने लिखा, ओके, लिख करके फिर उसने गाया। अब गाया तो कई लोगों ने इसको सुना, सुन करके उनको याद हो गया। अब जब उनको याद हो गया, ठीक है, तो वो भी क्या करने लगे, उसको गाने लग गए। लेकिन आप भी इस चीज से अस्वीकार नहीं कर सकते कि जो व्यक्ति सुनकर के फिर सीख गया है, उसको बार बार गा रहा है, वो उसकी बैलेड के अंदर क्या क्या कर सकता है, उसके टेक्स्ट में थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर सकता है, उसकी ट्यून में, धुन में चेंज कर सकता है। ठीक है, वो जानबूझ करके भी ऐसा कर सकता है। और कई बार क्या होता है, कोई चीज़ अपने को याद नहीं आती तो अपन थोड़ा बहुत उसमें कुछ फिट कर देते हैं अपनी तरफ से, और उसमें फिर अपने आप में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। तो एम.एच. एब्राम्स महोदय यही बात कर रहे हैं कि पूरी संभावना है कि इसका जो बैलेड का जो मूल संस्करण है, ओरिजिनल वर्जन है, उसकी रचना किसी एक ही लेखक ने करी होगी, लेकिन वो लेखक अज्ञात है क्योंकि बहुत पहले लिखी गई। ठीक है, और उसके बारे में किसी को अता पता है नहीं। और चूंकि प्रत्येक व्यक्ति जो मौखिक रूप से बैलेड को सीखता है, सुनकर के सीखता है, वह उसके टेक्स्ट और ट्यून दोनों में क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है। इस प्रकार से एक बैलेड जो है उसके कई रूप मौजूद हो जाते हैं। जैसे मान लो मैंने बैलेड लिखा, ठीक है, बैलेड लिखने के बाद मैंने इसको गाया। अब मेरे साथ बहुत सारे चेले चपाटे थे, उन्होंने सुना, ठीक है, एक ए ने सुना, बी ने सुना, सी ने सुना, ठीक है, सब ने सुना। अब सुनकर के सब अपने अपने अलग अलग चले गए। ठीक है, बैलेड एक ही है। अब उस बैलेड में ए वाले ने कुछ अपनी तरफ से कुछ जोड़ तोड़ कर दिया, चेंज कर दिया, बी वाले ने कर दिया, सी वाले ने कर दिया, ठीक है, किसी ने नहीं किया। लेकिन फिर भी इस बात की संभावना तो है ना कि एक सेम बैलेड जो है उसके कई रूप मौजूद हो जाएंगे। ये बात कौन कहते हैं, एम.एच. एब्राम्स महोदय कहते हैं। क्लियर, ठीक है। अब यहां पर पॉपुलर थीम्स की मैंने बात कर ली है। एम.एच. एब्राम्स महोदय जो हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसकी और कोई विशेष बात है क्या, उस पर भी हम चलते हैं। तो विशेष बात यह है कि जो
अपने जो पॉपुलर बैलेड्स होते हैं वो एक तो ड्रामेटिक होते हैं, नाटकीय होते हैं, और इम्पर्सनल होते हैं इन ट्रीटमेंट। क्या होते हैं? नाटकीय होंगे और इम्पर्सनल होंगे। इम्पर्सनल क्यों होंगे वो मैंने आपको बता ही दिया कि यार मैं बैलेड लिखूं, उसमें मेरी कहानी लिखूं, अब मैं इतना कोई बड़ा कोई महान व्यक्तित्व तो हूं नहीं अभी, ठीक है, कि लोग जो मेरी कहानियां सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, तो पूरी संभावना पसंद नहीं आएगा लोगों को, इसलिए मैं क्यों लिखूं। इसलिए बैलेड जो है हमेशा ही किसी महान व्यक्तित्व पर फोकस करके लिखे गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बैलेड जो है वो इम्पर्सनल हैं। जी हाँ, नैरेटिव है, नैरेटिव स्टोरी है, नैरेटिव है, रिदमिक है, म्यूजिकल है और इम्पर्सनल है भाई। क्लियर? ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे आगे, राइम एंड स्टेंजा की। किसकी बात कर रहे हैं? राइम एंड स्टेंजा। राइम एंड स्टेंजा। तो सबसे पहली बात आप याद रखिएगा, जो बैलेड जो होता है इसका एक निश्चित स्पेसिफिक मीटर होता है और स्पेसिफिक स्टेंजा फॉर्म होता है। प्राय जो बैलेड जो होता है इसको 4 लाइन स्टेंजा में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? 4 लाइन स्टेंजा में। फोर लाइन स्टेंजा। और इस 4 लाइन स्टेंजा को हम क्या बोलते हैं? क्वाट्रेन। क्या कहेंगे इसको? क्वाट्रेन। इसका मतलब जो बैलेड होते हैं वो क्वाट्रेन स्टेंजा में लिखे जाते हैं। क्लियर? अब आपने स्टेंजा तो बता दिया कि इसमें स्टेंजा कैसा है? क्वाट्रेन है, ठीक है, 4 लाइन स्टेंजा है। अभी 4 लाइन स्टेंजा जो है इसमें मीटर कौन सा काम में आ रहा है? तो मीटर की जब भी बात चलेगी तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आयम्बिक मीटर काम में आएगा। कौन सा मीटर काम में आएगा? आयम्बिक मीटर काम में आएगा। अर्थात रिटर्न इन आयम्बिक मीटर। अब ये आयम्बिक मीटर क्या होता है? ठीक है, हल्का से इसके बारे में बता दूं, पहले ही मैं बता चुका हूं, ठीक है। एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, उसके बाद में एक स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है। काव्य की पंक्ति में आपकी पोएम की जो लाइन होती है उसको जब आप पढ़ना शुरू करें तो यदि आपको प्रारंभ में क्या मिलता हो? एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल मिलता हो और उस अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद में एक स्ट्रेस्ड सिलेबल मिलता हो, ठीक है, तो इन दोनों का जो ये पेयर तैयार होता है, जोड़ा तैयार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक आयाम बोलते हैं, ठीक है। और ये जोड़ा अपने आप में क्या? एक फूट है, फूट एक। अब आप इसको कह सकते हैं 1 आयम्बिक फूट। ये क्या है? 1 आयम्बिक फूट। क्लियर? तो पहली बात तो ये रही कि यहां पर आपको क्या मिलेगा? आयम्बिक मीटर ही मिलेगा। क्लियर? अब आगे बात कीजिए, इसमें जो पहली और तीसरी पंक्ति जो होती है, जी हां, द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन हैव 4 आयम्बिक फीट। आई रिपीट, मैं लिख देता हूं, फर्स्ट एंड थर्ड, पहली और तीसरी, ठीक है, लाइन्स हैव फोर iambic feet। क्लियर?
जो पहली और तीसरी पंक्ति होती है उसमें आपको क्या मिलेगा, 4 आयम्बिक फीट मिलेंगे। अभी मैंने आपको बताया ये जो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, इसका जो एक पेयर तैयार होता है हम उसको एक आयम्बिक फूट कहते हैं, और फूट का प्लूरल क्या होता है, फीट होता है। तो ये क्या कह रहा है कि पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति उनमें आपको क्या मिलने वाला है, 4 आयम्बिक फीट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एक आयम्बिक फीट में कितने सिलेबल हो गए, 2 सिलेबल हो गए। तो 4 आयम्बिक फीट का मतलब कितने सिलेबल हो गए, 8 हो गए। इसका मतलब जो पहली पंक्ति होगी और जो तीसरी पंक्ति होगी उनमें यदि सिलेबल्स की आप बात करो तो वहां पर कितने सिलेबल्स आपको मिलने वाले हैं, 8 सिलेबल्स वहां पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरी और चौथी पंक्ति में क्या होगा, बिल्कुल द सेकंड और फोर्थ लाइन जो है, जी हाँ, सेकंड और फोर्थ लाइन जो है वो 3 आयम्बिक फीट होंगे। उसमें लिख देता हूं, सेकंड एंड फोर्थ लाइन्स हैव 3 iambic feet. ठीक है जी, क्लियर। अब राइम की थोड़ी सी मैं बात करूं तो ऐसा देखने में आया है, अक्सर ऐसा देखा जाता है बैलेड के मामले में, जो सेकंड और फोर्थ लाइन है, अर्थात जो दूसरी और जो चौथी पंक्ति है वो एक दूसरे के साथ राइम करती हुई नजर आती है। ठीक है, अर्थात सेकंड एंड फोर्थ लाइन राइम विद ईच अदर, दूसरी और चौथी पंक्ति आपस में क्या करेगी, राइम करेगी। ठीक है, तो ये यहां पर राइम और स्टेंजा के बारे में बात रही। हालांकि कुछ वेरिएशंस जो हैं लाइन की लेंथ में वो एप्लीकेबल हैं। जो मैंने आपको यहां पर जो बातें बताई हैं ये सामान्यतः है, लगभग हर दूसरे बैलेड में देखने को मिलता है। ओवरऑल आप फिर से देख लीजिए, राइम एंड स्टेंजा की बात करें तो 4 लाइन स्टेंजा होगा, अर्थात क्वार्टेन इसमें होगा, रिटन इन आयम्बिक मीटर। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन जो है पहले बिंदु और दूसरे बिंदु से ही लगभग आपके आने हैं। फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स हैव 4 आयम्बिक फीट, सेकंड एंड फोर्थ लाइन्स हैव 3 आयम्बिक फीट। और यहां पर राइम की बात करें तो सेकंड और फोर्थ लाइन जो है वो एक दूसरे के साथ क्या करेगी, राइम करती हुई आपको नजर आएगी। क्लियर, चलिए अब मैं बात करता हूं टाइप्स कि बैलेड कितने तरह के होते हैं। टाइप्स तो मोटे तौर की बात कर रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जो प्रमुख हैं वो आपके 2 तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल और फोक बैलेड। पहला ट्रेडिशनल और फोक बैलेड, और दूसरा लिटरेरी बैलेड। कि मोटे तौर पे 2 तरह के बैलेड जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब ट्रेडिशनल या फोक बैलेड जो है हम इनको बैलेड ऑफ ग्रोथ या ऑथेंटिक बैलेड नाम से भी इनको पहचानते हैं।
ये क्या है इनके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, तो कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के जो बैलेड होते हैं वो किसी अज्ञात लेखक के लिखे गए होते हैं। यूँ समझिए कि गाँव के अंदर, ठीक है, किसी व्यक्ति ने कोई कविता के माध्यम से कोई कहानी लिख दी। अब वो कहानी सब चर्चित भी हो गई, लोगों की जुबान पे चढ़ गई, ठीक है। अब जो ऐसे ही बैलेड सिंगर्स वगैरह जो हैं उसको इधर से उधर गाते फिरते हैं, और जिन लोगों को अच्छी लगती है वो उसको सुन करके याद कर लेते हैं, और इस तरह से वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी जनरेशन, तीसरी से चौथी, इसी तरह से आगे की जनरेशन में ये बैलेड क्या होते रहे, शिफ्ट होते रहे। अब चूंकि लेखक क्या है, अज्ञात है उनके, जिस जमाने में लिखे गए, ठीक है, लिखित क्या गए, ये अपने आप में मतलब एक तरह से स्वरचित और मन में ही रचित है, इसलिए इनका कोई रिटर्न फॉर्म जो है वो भी कोई खास अवेलेबल नहीं है। आपके हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे पुराने गीत होंगे जिनमें कुछ कहानियां छुपी रहती हैं, और उन गीतों का लेखक कौन है ये अज्ञात है, और वो हमारे बीच में वर्बली, ऑरली, मौखिक तौर पे ही चलन में है, ठीक है, उनका रिटन फॉर्म जो अवेलेबल नहीं है। तो ये ठीक उसी तरह से ट्रेडिशनल बैलेड भी ऐसे ही हैं, इसीलिए इनका नाम ट्रेडिशनल, पारंपरिक, ठीक है, और परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी शिफ्ट होती हैं, इसलिए इनका नाम पारंपरिक पड़ गया। फोक बैलेड, ग्रामीण, ठेठ ग्रामीण लोगों से जुड़े हुए थे फोक बैलेड, इसलिए फोक बैलेड भी इनको नाम दे दिया। इनको द बैलेड ऑफ ग्रोथ या ऑथेंटिक बैलेड भी कहा गया। ऑथेंटिक यानी सच्चे, क्योंकि सही मायनों में बैलेड तो यही थे, ठीक है। तो ये क्या है, पोइट्री की वर्बल फॉर्म है, ठीक है, वर्बल फॉर्म ऑफ पोइट्री है। और वी कैन फाइंड चेंजेस इन दिस टाइप ऑफ बैलेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ड्यू टू आल्टरिंग सर्कमस्टांसेज एंड कंडीशंस। बदलते हुए हालात, उनके मद्देनजर या उनकी वजह से समय के साथ में ये जो बैलेड्स हैं इनके टेक्स्ट में, इनकी ट्यून में, इनमें क्या होते गए, परिवर्तन होते गए। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, ट्रेडिशनल और फोक बैलेड की, यहां पर आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं आपको। नंबर 1, ट्रेडिशनल या फोक, इन्हें बैलेड ऑफ ग्रोथ या ऑथेंटिक बैलेड भी कहा जाता है, ठीक है जी। इसके एग्जाम्पल की यदि मैं आपको बात करूं तो चेवी चेज, स्पेनिश आर्माडा, रॉबिन हुड, है ना। रॉबिन हुड का नाम तो आप लोगों ने भी सुना होगा, भले ही आपने चेवी चेज का नाम नहीं सुना हो, स्पेनिश आर्माडा का नाम नहीं सुना हो, है ना, लेकिन रॉबिन हुड नाम तो आपने अवश्य ही सुना होगा। इनके ऊपर कुछ कार्टून वार्टून जो है या कुछ फिल्म वगैरह जो है वो भी बन चुकी है हॉलीवुड में, है ना। तो हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल या फोक बैलेड की। देखिए क्या होते हैं, मैं लिख देता हूं इसको। developed by anonymous poets in
एंशिएंट टाइम्स, अर्थात प्राचीन काल में किसी अज्ञात लेखक के द्वारा इनको लिखा गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, हैंडेड डाउन टू द नेक्स्ट जनरेशंस, और मौखिक तौर पर जो अगली पीढ़ियां हैं उनको ये सौंप दिए गए। ठीक है, बाय वर्ड ऑफ माउथ कह लीजिए, ऑरली कह लीजिए। ओरिजिनली मौलिक तौर पर इनकी क्या नहीं है, रिटन फॉर्म नहीं है, अर्थात इट हैज नो रिटन फॉर्म। बाद में कोई आगे चल करके किसी ने इनका संकलन करके लिख दिया होगा, ये अलग बात है, लेकिन ओरिजिनली इनकी रिटन फॉर्म अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब चूंकि ये वर्ड ऑफ माउथ चलती है, ऑरली चलती है, वर्बली चलती है, मौखिक तौर पे चलती है, तो आप कह सकते हैं इट इज अ वर्बल फॉर्म ऑफ पोएट्री। इट इज अ वर्बल फॉर्म ऑफ पोएट्री। ठीक है, और इसमें परिवर्तन जो है वो क्या है, स्वाभाविक सी बात है, परिवर्तन इसमें आगे चल करके हो सकते हैं। मोटे मोटे एग्जाम्पल्स की मैं यहां पर बात करूं, है ना, तो रॉबिन हुड, चेवी चेज और स्पेनिश आर्माडा। ठीक है, ये इसके कुछ टिपिकल या प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स आप इनको कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल या फोक बैलेड के कुछ प्रमुख एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो रॉबिन हुड इनमें से एक है, चेवी चेज इनमें से एक है, और स्पेनिश आर्माडा इनमें से एक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में फिर आगे क्या होता है। ठीक है, ये परंपरा जब आगे तक आई और जब कुछ पोएट्स की नज़र इस पे पड़ी, कुछ साहित्यकारों की नज़र इस पे पड़ी, तो उन्होंने सोचा कि बैलेड जो कि अब तक गुमनामी में थे, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, इनको लिखित में स्थान देना चाहिए, रिटन फॉर्म में इनको लिखना चाहिए। तो फिर हमारे सामने लिटरेरी बैलेड जो है वो निकल करके सामने आते हैं। अब लिटरेरी बैलेड जो है एक जानबूझ करके डेलिब्रेट इमिटेशन हो गया किसका, ट्रेडिशनल बैलेड्स का, इसलिए हम इन्हें बैलेड ऑफ आर्ट भी इनको कहते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड पे आपको लेके चलता हूं, नंबर 2, और हम यहां पर लेते हैं लिटरेरी बैलेड को। ठीक है, इन्हें बैलेड ऑफ आर्ट्स भी कहा जाता है, तो ब्रैकेट में लिख देता हूं यहीं पे, बैलेड्स ऑफ आर्ट भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, अब ये भी क्या एक नैरेटिव पोएम है, अर्थात एक कथात्मक कविता है, रिटन इन अ डेलिबरेट इमिटेशन ऑफ द फॉर्म एंड स्पिरिट ऑफ द पॉपुलर बैलेड और द ट्रेडिशनल बैलेड। जो ट्रेडिशनल बैलेड है उसकी फॉर्म, उसकी स्पिरिट, उसको कॉपी किया गया है, अर्थात जो ढांचा जो है वो किसका लिया गया है, जो पॉपुलर बैलेड्स, ट्रेडिशनल बैलेड चल रहे थे उनका लिया गया है। क्लियर, तो हम कह सकते हैं लिटरेरी बैलेड इज एन इमिटेशन, इज अ कॉपी ऑफ फोक बैलेड। तो इन दोनों में अंतर क्या है फिर, क्योंकि स्ट्रक्चर और फॉर्म सेम, जब वही लिया है उसी को आप लेकर के लिख रहे हैं तो अंतर क्या रहा, वो तो सेम चीजें सेम होगी, अंतर सिर्फ एक ही चीज का है और वो है ऑथरशिप का। जी हाँ, ऑथरशिप का। जो ट्रेडिशनल बैलेड हैं उनके लेखकों का नाम हमारे लिए अज्ञात है, कि रॉबिन हुड किसने लिखा हमें नहीं पता, चेवी चेज किसने लिखा हमें नहीं पता, स्पेनिश आर्माडा किसने लिखा हमें नहीं पता। क्यों, लेखक अज्ञात है भैया, पता नहीं किस जमाने में लिखे गए थे, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर हमारे तक आए हैं, किसने लिखे नहीं पता।
पता कैसे होता? जब इनकी कोई रिटर्न फॉर्म अवेलेबल होती, वो अवेलेबल नहीं है, पीछे बताया मैंने पिछली स्लाइड पे आपको, ठीक है। तो फिर अंतर अब क्या रहा इन दोनों में, ट्रेडिशनल बैलेट में और लिटरेरी बैलेट में? अंतर सिर्फ रहा ऑथरशिप का। जितने भी लिटरेरी बैलेट्स हैं उनकी ऑथरशिप अज्ञात नहीं है, उनके लेखकों का नाम हमें पता है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो फोक बैलेट हैं उनके जो ऑथर हैं, ठीक है, वो क्या है? अननोन पर्सनालिटी है या फिर कोई कॉमन मैन है जिन्हें हम नहीं जानते हैं। क्लियर? तो लिटरेरी बैलेट की हम बात करें तो सबसे बड़ा नाम मेरी नज़र में, और बाकी बहुत सारे जो बहुत सारे जो साहित्य के लोग हैं उनकी नज़र में एक सबसे बड़ा नाम वो है एस.टी. कॉलरिज का राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ठीक है। इसके अलावा वॉल्टर स्कॉट जो कि अपने हिस्टोरिकल नॉवेल्स के लिए भी जाने जाते थे, ठीक है, उन्होंने ईव ऑफ सेंट जॉन लिखा था, द ले ऑफ द लास्ट मिंस्ट्रेल लिखा और प्राउड मेज भी लिखा, ठीक है। वो भी इसमें एक जाइंट फिगर हैं। और एक लड़का, व्यक्ति नहीं कहूँगा, लड़का कहूँगा, जो बहुत ही कम उम्र में मर गया था, नाम है जॉन कीट्स। उसने भी ला बेले डैम सेंस मर्सी 1820 में लिख दिया था उसने। 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है और 1820 में उसने ला बेले डैम सेंस मर्सी ये जो बैलेड है ये लिख करके गया था। तो चलिए बात करते हैं, लिख देता हूँ कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पे। तो लिटरेरी बैलेड अपने आप में क्या है भैया? अ नैरेटिव पोयम। अभी बात अपन कर ही रहे थे, ठीक है। एक नैरेटिव पोएम है, नैरेटिव पोएम वो वाली भी है, ठीक है, नैरेटिव पोएम ये वाली भी है, लेकिन ये साथ में क्या है? ए डेलिबरेट इमिटेशन, जानबूझ की कॉपी कर रहे हैं हम। नैरेटिव पोएम है, साथ में क्या है? डेलिबरेट इमिटेशन ऑफ फॉर्म, यानी स्ट्रक्चर हो गया, एंड स्पिरिट ऑफ ट्रेडिशनल बैलेट्स। ये लीजिए, इतने में ही आप इसको समेट सकते हैं। तो फिर जब ये ट्रेडिशनल बैलेट की कॉपी है, उसकी फॉर्म और उसकी स्पिरिट, आप उसका फॉर्म यानी शरीर भी लिया है, स्पिरिट यानी आत्मा भी आप उसकी लिया है, तो फिर बचा क्या? तो एक अंतर रह जाता है, वो सिर्फ क्या है? ऑथरशिप का। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू बैलेट्स इज द ऑथरशिप। The only difference between literary and traditional ballad is the ऑथरशिप। ये लीजिए, सिर्फ यही अंतर है, ठीक है। अंतर किस बात का है? छोटा सा अंतर है कि जो लिटरेरी बैलेड है, ठीक है, इनके लेखक का पता है और फोक बैलेड के लेखकों का पता नहीं है, ट्रेडिशनल बैलेड के लेखकों का पता नहीं है। क्लियर है? चलिए, यहां पर मोटे तौर पे हम किसकी बात कर लें? एस.टी. कॉलरिज, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक लिखा था इन्होंने। ये पंक्ति आती है आपकी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में, वन ऑफ माय फेवरेट्स, ठीक है। इसके अलावा वॉल्टर स्कॉट, ठीक है, इन्होंने ईव ऑफ सेंट जॉन लिखा, प्राउड मेज भी इन्होंने लिखा।
ये इसके कुछ प्रमुख नाम हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश बैलेड्स की। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको और बोल दूं, ये एग्जाम के लिए आपके लिए बिल्कुल पर्याप्त है। जो मैंने टाइप्स ऑफ बैलेड्स बताए बिल्कुल बिल्कुल पर्याप्त हैं। हालांकि कुछ और भी टाइप्स होते हैं, जैसे ब्रॉड साइड बैलेड हैं, जो रद्दी के जो कागज होते थे या निम्न गुणवत्ता वाले कागज होते थे, उनके वन साइड पब्लिश होते थे। ठीक है, एक जैसे पोस्टर जैसा कोई बड़ा सा अखबार जैसा कोई कागज है, उसके ऊपर एक ऐसे चल रहा है, एक कॉलम के अंदर एक गीत चल रहा है, दूसरे के अंदर कोई दूसरा गीत चल रहा है, तीसरा चौथा पांचवा, है ना। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि कभी किसी जमाने में ये जो ब्रॉड साइड बैलेड हैं, ठीक है, लोग क्या करते थे, उसका एक कॉलम ऐसे फाड़ करके कि ले भैया 1 रुपए में, ले भैया 2 रुपए में, ऐसे फाड़ फाड़ करके बेचते थे इसे, ब्रॉड साइड बैलेड। तो हम उनकी यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, वो हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है जिनकी मैंने यहाँ पर चर्चा करी है। अब मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ इंपॉर्टेंट इंग्लिश बैलेड्स। जी हाँ, इंपॉर्टेंट इंग्लिश बैलेड्स। इनको हम मोटे तौर पे 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो जिनके लेखक अज्ञात हैं और दूसरे वो जिनके लेखकों का हमें पता है। इंपॉर्टेंट इंग्लिश बैलेड्स। आप 2 से 3 बार आप इनको पढ़ेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर सबसे पहले मैं वो ले रहा हूं जिनके ऑथर्स क्या है, अननोन है, ऑथर्स अननोन है। नंबर 1, चेवी चेज, अभी मैंने नाम लिया ही था। रॉबिन हुड, द स्पैनिश आर्माडा, सर पैट्रिक स्पेंस, द बैटल ऑफ ऑटरबॉर्न। इनमें जो प्रमुख होंगे वही मैं आपको बताता हूं। द बैटल ऑफ ऑटरबॉर्न, द ब्लाइंड बेगर्स डॉटर, इसके अलावा द बेब्स इन द वुड, द वाइफ ऑफ उशर्सवेल, द शिप ऑफ द फिएंड, ध्यान दीजिएगा ये जितने भी हैं 9 मैंने यहां पर नाम लिखे हैं और इनके ऑथर क्या है, अननोन है। इसका मतलब ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए किसके भैया, फोक बैलेड या ट्रेडिशनल बैलेड्स के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आगे चलिए अगली स्लाइड पे, और कुछ ऐसे नाम लिखते हैं बैलेड्स के जिनके राइटर्स का भी हमें पता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं नंबर 1,
प्राउड मेज, ईव ऑफ सेंट जॉन, द लेडी ऑफ द लास्ट मिंस्ट्रेल, और ये सारे के सारे लिखे गए हैं सर वॉल्टर स्कॉट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सर वॉल्टर स्कॉट के द्वारा लिखे गए हैं। राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर, इनको तो कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, ठीक है। एस.टी. कॉलरिज ने लिखा है, ठीक है। 1798 में एक पुस्तक आई थी लिरिकल बैलेड्स, जी हाँ, लिरिकल बैलेड्स, और उस पुस्तक को ही रोमांटिसिज्म की शुरुआत भी कहा जाता है। उस पुस्तक के साथ में कहा जाता है कि इस पुस्तक के साथ में रोमांटिसिज्म शुरू हो गया था। मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो पुस्तक थी विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज का एक जॉइंट वेंचर था। उसे कुल मिलाकर के 23 कंपोजिशन है, 23 उसमें वर्क्स थे, कंपोजिशंस थे, जिनमें से 4 इनके थे। और ये जो आपका सेंट एस.टी. कॉलरिज का राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, ये उसी में पब्लिश हुआ था। किसमें? लिरिकल बैलेड्स में, जिसमें 19 रचनाएं किसकी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। 4 किसकी थी? आपके एस.टी. कॉलरिज की। और ये उन 4 में से एक था। याद रखिएगा, इस बात को कभी काम में आ सकता है। इसके अलावा ला बेले डैम सेंस मर्सी, डैम सेंस मर्सी, जॉन कीट्स का लिखा हुआ, 1820 में ये आया था जी। कब आया था? 1820 में। इसके अलावा द राइम ऑफ द एंशिएंट वैगनर, ये भी आप ध्यान रखिएगा, द राइम ऑफ द एंशिएंट वैगनर, राइम ऑफ द एंशिएंट वैगनर, ठीक है। और ये एस.टी. कॉलरिज का नहीं है, ये विलियम मार्जिन का है। विलियम मार्जिन का ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जॉन गिल्पिन, जॉन गिल्पिन, और ये लिखा था कूपर ने। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कूपर का लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा टेनिसन ने भी लिखा था 1880 में, 1880 में, बैलेड्स एंड अदर पोएम्स, बैलेड्स एंड अदर पोएम्स। में इसको लिखा गया था। इसके बाद D.Z. रसेटी जो है, उन्होंने लिखा बैलेड्स एंड सॉनेट्स, बैलेड्स एंड सॉनेट्स। D.C. रसेटी ने लिखा था 1881 में, 1881 में। तो ये कुछ आपके प्रमुख बैलेड्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जी हाँ, क्लियर। अब चलते चलते मैं सारी चीज़ों को एक साथ आप
आपके सामने समराइज करना चाहता हूं। यदि मैं आपसे ऐसे पूछूं कि हाउ टू रिकॉग्नाइज अ बैलेड, जी हां, कि आप किसी बैलेड को कैसे पहचानेंगे, तो सुनिएगा आप कैसे पहचाने। सबसे पहली बात तो बैलेड मस्ट बी अ नैरेटिव। पोएम तो है, लेकिन वो पोएम कैसी होनी चाहिए, नैरेटिव पोएम होनी चाहिए, अर्थात उसके अंदर क्या होनी चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इम्पर्सनल इन टोन। कभी भी बैलेड क्या नहीं होता, पर्सनल नहीं होता, सब्जेक्टिव नहीं होता, यह ऑब्जेक्टिव होता है, इम्पर्सनल होता है। क्लियर, ठीक है। तीसरी बात आपको उसमें देखनी है कि इट मस्ट बी रिटन इन स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स, अर्थात क्वाट्रेन्स में लिखा हो, और उसमें भी पहली और जो तीसरी पंक्तियां हैं उसमें 8 सिलेबल्स हों। 8 सिलेबल्स का मतलब हो गया इसमें 4 आयम्बिक फीट हों, जबकि दूसरी और चौथी जो पंक्ति है उसके अंदर 6 सिलेबल्स हों, अर्थात उसमें 3 आयम्बिक फीट हों। राइमिंग स्कीम भी इसमें मेंटेन करी जाए, जिसमें आप कह सकते हैं कि यहां पर दूसरी और चौथी पंक्ति जो है आपस में राइम करती नजर आती है। क्लियर है। नैरेटिव पोएटिक फॉर्म रहेगी, ठीक है, और साथ में इसको फिडल या हार्प के द्वारा गाया जाता था, बजाया जाता था। आजकल थोड़ा सा स्वरूप इसमें बदल गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी सॉन्ग क्वालिटीज की गई नहीं है। तो ये सारी बातें दोस्तों मैंने आपको बैलेड के बारे में बताई है। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।